जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ण, शब्द, अक्षर और वाक्य। इनमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं। इसे दिया है वर्षा का पानी। ठीक है दोस्तों, वर्षा का पानी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वाक्य। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? यह एक वाक्य है। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो वर्षा का पानी, ये तीनों अलग अलग क्या है? शब्द है। जैसे हम यहाँ से एक पानी को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी। ये जो पानी लिखा हुआ है वो क्या है? इसको हम बोलते हैं शब्द। ठीक है दोस्तों, अब जब शब्द को हम अलग अलग करेंगे तो ये मिल करके बना है प से। ठीक है दोस्तों, प। तो यहाँ पे जो प लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अक्षर। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम प को और तोड़ेंगे तो ये मिलकर के बना होता है आधा प। ठीक है दोस्तों, आधा प और अ मिलकर के बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है दोस्तों, जो लिखित रूप में है यहाँ पे प और अ लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वर्ण। और जब इसी को हम बोलते हैं तो इसको बोला जाता है ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा? वर्ण। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन का समूह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ जो दिया है उसमें से ऊष्म व्यंजन का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो दिया है य र ल व, इसको बोला जाता है अंतःस्थ। ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है अंतःस्थ। यहाँ पे दिया है अ ई उ री। अगर आपसे पूछे कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे मूल स्वर कौन कौन से हैं तो अ ई उ और री जो है इसको बोला जाता है मूल स्वर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है क च ट त प। ये जितने भी वर्ग हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स और ह, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है वो होता है संख्यावाची। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है वो होता है संख्यावाची। प्रथम पद अगर संख्यावाची हो या संख्या का आभास कराता हो तो उसको बोला जाता है द्विगु समास। तो यहाँ पे देखिए जो चौराहा लिखा हुआ है इसमें कौन सा है? द्विगु समास हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी बाकी ऑप्शन पे भी विचार कर लेते हैं। जो नीलकंठ लिखा है उसमें कौन सा समास होगा? तो देखिए, नीलकंठ का जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसके बारे में बोला जा रहा है? शिव के बारे में। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव के बारे में बोला जाता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या उसका अन्य अर्थ निकलता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पे होता है बहुब्रीही समास। ठीक है दोस्तों, वहां पे होता है बहुब्रीही समास। तो नीलकंठ में जो है बहुब्रीही समास हो जाएगा। अगला दिया है भाई बहन। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है? भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, ये होता है और भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी भी शब्द का जब समास विग्रह करने पर बीच में यदि योजक चिन्ह आए, जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह दिया है, या फिर और एवं या अथवा आए, जैसे यहाँ पे देखिए और आया है उसकी जगह पे और हो सकता है, एवं हो सकता है, या हो सकता है, या फिर अथवा हो सकता है। यदि और एवं या अथवा आए तो वहां पे प्रायः कौन सा समास होता है? वहां पे होता है द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, वहां पे होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, हर जगह जहां पे योजक चिन्ह दिया हो वहां द्वंद्व समास नहीं होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दिया है विद्यालय। विद्यालय को जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है? विद्या का आलय। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पिछले प्रश्न में पढ़े हैं कि 31 जहां भी इसका प्रथम पद एक संख्यावाची हो वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। यहाँ पे 31 का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 30। ठीक है दोस्तों,
1 और 30। तो यहाँ पे द्विगु समास के परिभाषा के अनुसार जब प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे होता है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखते हैं तो कहीं पे हमको द्विगु समास देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, हम पिछले प्रश्न में और क्या देखे हैं कि जहां भी समास वगैरह करने पर बीच में और एवं या अथवा जैसे शब्द आए तो वहां पे कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और 30। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में द्विगु समास दिया होता तो निश्चित रूप से आंसर द्विगु समास लिया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, सुलोचना में कौन सा समास है। तो सुलोचना का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या होता है, सुंदर है लोचन जिसके। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, सुंदर है लोचन जिसके। लोचन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लोचन का अर्थ होता है नेत्र या आंख। सुंदर है लोचन जिसके, तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, किसी विशेष स्त्री के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। सुंदर है लोचन जिसके किसके बारे में बोला जा रहा है, किसी विशेष स्त्री के बारे में बोला जा रहा है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या उनका कोई और अर्थ निकलता है तो वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे होता है बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। इसमें दिया निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम के जितने भी रूप होते हैं उनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यह वह, कहीं भी आपको यह वह या तो फिर ये वे दिखाई दे तो प्रायः उसमें कौन सा सर्वनाम होता है, उसमें होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पे जहां पे भी यह वह ये वे दिए हों वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो। ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह वह ये वे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों जो सो, तो जहां पे भी जो सो जैसे दिया हो तो वो क्या हो जाता है, वहां पे होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए बता देते हैं, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है दोस्तों, जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये एक वाक्य है। जो पढ़ेगा वह क्या होगा, वह पास होगा। तो इस वाक्य में क्या है, जहां पे जो दिया है तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला ऑप्शन सी में दिया है कोई कुछ। कोई कुछ देखने से ही किसी निश्चित वस्तु या संख्या का आभास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला दिया है कब कैसे, तो शब्द को ही देख के पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न छुपा हुआ है। ठीक है, हम कब कैसे का उपयोग कब करते हैं, जब किसी से प्रश्न करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दिया है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर संधि के सबसे पहला भेद होता है दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। अगला होता है गुण स्वर संधि। अगला है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। अगला है दोस्तों यण स्वर संधि। और अंतिम होता है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से दोस्तों स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यण स्वर संधि को पहचानने का एक तरीका बता देता हूं। जहां भी आपको य व या र के साथ, य व र के साथ आपको आधा अक्षर दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, य व र के साथ क्या होता है, आधा अक्षर। जहां भी य व र के साथ आधा अक्षर हो वहां पर क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। इस उदाहरण के लिए इसमें देखते हैं यद्यपि लिखा हुआ है, तो यद्यपि में आधा द प्लस य, आधा द और य मिलकर क्या बना है दोस्तों, द बना है। तो देखिए इसमें क्या है, य व र के साथ आधा अक्षर होता है। देखिए य के साथ में क्या है, यहाँ पे आधा अक्षर यानी कि द लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा द। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है भानुदय, यहाँ पे क्या हो रहा है, उ प्लस उ मिल करके क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है। तो जहां भी समान स्वर मिलते हैं वहां पे कौन सा संधि होता है दोस्तों, वहां पे होता है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा भानुदय। यहाँ पे दिया है सदैव। ठीक है दोस्तों, सदैव। तो जहां भी आपको अ की मात्रा दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, अ की मात्रा या तो फिर आपको औ की मात्रा दिखाई दे, वहां पे कौन सी संधि होती है,
वहां पे होती है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। एक मिनट, यहाँ पर होती है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। जहां भी आपको आई की मात्रा औ की मात्रा दिखाई दे वहां पे क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। देखिए यहाँ सदैव में द में आई की मात्रा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। अगला दिया है महेश। इसी प्रकार से दोस्तों कैसे पहचानते हैं महेश, यहाँ पे जहां भी आपको ए की मात्रा दिखाई दे, ए की मात्रा दिखाई दे या फिर ओ की मात्रा दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, वहां पे क्या होता है गुण स्वर संधि हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा महेश में गुण स्वर संधि हो जाएगा, सदैव में वृद्धि स्वर संधि, भानुदय में दीर्घ स्वर संधि और यद्यपि में हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1+1 एकाएक में कौन सी संधि होगी। अभी आपको बताया गया दोस्तों पिछले ही प्रश्न में कि जहां भी आपको अ की मात्रा दिखाई दे या फिर आपको औ की मात्रा दिखाई दे मध्य में, तो वहां पे कौन सा होता है, वहां पे दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, वहां पे होता है वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, जहां भी किसी किसी एक प्रकार की पूरी जाति का बोध हो, जिस भी शब्द से या नाम से किसी एक प्रकार की पूरी जाति का बोध हो, वहां पे क्या होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। जहां पे से गंगा दिया हुआ है तो गंगा क्या है किसी एक नदी का नाम है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अगला दिया यहाँ पे घी, तो घी से पता चल रहा है ये किसी पदार्थ या द्रव्य प्रकार का है, तो यह क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा या इसी को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला दिया है मिठास, तो मिठास में कौन सा संज्ञा होता है, ये होता है भाववाचक, इसमें हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अगला दिया है नदी, तो नदी क्या है, नदी से किसी एक नदी का पता चलता है क्या, नहीं, नदी ये गंगा भी हो सकता है, यमुना भी हो सकता है या महानदी भी हो सकता है, तो ये नदियों की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। इसमें जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।